हाय, मैं हूं भवेश और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि कुछ बच्चों को डेमो क्लास चाहिए थे और मुझे ये भी बताना था कि क्लासेज कैसे रन करेंगी, क्लासेज में क्या क्या होंगी। इसके अलावा कुछ बच्चों को सिलेबस को लेके भी डाउट है तो उसको भी क्लियर करना है और फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा इस वीडियो में पढ़ाऊँगा ताकि जिनको डेमो चाहिए वो क्लियर हो जाए कि आखिर क्लास रन कैसे करेंगी। तो सबसे पहले आते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्लास को ज्वाइन कर लिया है। उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि क्लासेज आखिर रन कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की जा रही है, हालांकि ये वीडियो पब्लिक रहेगी लेकिन जो दूसरी वीडियोज होंगी आने वाली जो क्लासेज की वीडियोज होंगी वो सब प्राइवेटली अपलोड किए जाएंगे और उन वीडियोज़ पे एक्सेस सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने हमारी क्लासेज को ज्वाइन किया है। क्लासेस रिकॉर्डेड अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब पे, आप यहाँ से लिंक के थ्रू देख सकते हो। ये डेली अपलोड किए जाएंगे। इसमें होगा ये कि कुछ बच्चों को जो टाइमिंग का इशू होता है, कभी कभी जैसे बिजी हो गए तो क्लास मिस हो गई, कभी उस टाइम पे फ्री नहीं है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेटवर्क की वजह से आप एक्सेस नहीं कर पाते हो या फिर सही से सुन नहीं पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे में मिस हो जाती हैं और इसलिए वीडियोज ऐसे ही अपलोड होंगे। और साथ ही एक और चीज़ होगी कि आपको जो कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, एक तो आप उसे ग्रुप में क्लियर कर सकते हो या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके क्लियर कर सकते हो। साथ ही एक दिन ये भी होगा कि इंटरेक्शन टाइप का क्लास रखेंगे जो कि गूगल मीट पे होगा, वो क्लास लाइव होंगे। उस पर जितने भी बच्चे हैं वो सब ज्वाइन करेंगे और साथ में मैं ज्वाइन करूँगा। आप लोगों को जो भी डाउट्स हो आप लोग वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ये एक डाउट सेशन कह सकते हो या फिर इंटरेक्शन सेशन कह लो, इस तरीके से एक होगा। इसके अलावा ग्रुप में आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे या फिर कुछ एक्टिविटीज़ दिए जाएंगे जिसे आप लोगों को पूरा करना है। और साथ ही इस वीडियो में मुझे कुछ और बातें बतानी हैं, जैसे कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों में से कई बच्चों को इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश समझने में दिक्कतें होती हैं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको करने होंगे। वो एक्टिविटीज़ मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा और उन चीज़ों को आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के मिनिमम 1 साल, स्टार्टिंग के जो 2 सेमेस्टर्स होंगे उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस को फिर से। इंग्लिश के जो मेजर पेपर हैं उसमें आपको इंडियन क्लासिकल्स पढ़ने हैं, यानी कि इंडिया में जो अभी से 1500-2000 साल पहले जो कुछ राइटिंग्स लिखे गए थे, जो कि ऑब्वियसली संस्कृत में होंगे या फिर तमिल तेलुगु जो भी है उनमें होंगे, जो उस समय की भाषा थी उस भाषा में उस चीज़ को लिखा गया था। और अभी आगे चल के अभी से 100 साल 200 साल पहले उन चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब इसमें टोटल 4 यूनिट हैं आपके। सबसे पहला जो है वो है कालिदास का एक ड्रामा है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। इसको ट्रांसलेट किया गया चंद्र राजन के द्वारा। उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था कालिदास द लूम ऑफ टाइम। इस बुक में उन्होंने कालिदास के ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया है। तो इस चीज़ को आपको पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 2 पे। इसमें महाभारत की 3 पोएम्स, द डाइसिंग, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग और द बुक ऑफ असेंबली हॉल, इन तीनों पोएम्स को पढ़ने हैं जो कि व्यास का है और इसको ट्रांसलेट किया गया है J.A.B. वैन ब्यूटन के द्वारा। इसके अलावा यूनिट 2 में ही आपको एक और बुक पढ़नी है, वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया। इस बुक का पेज नंबर 106 से लेके 169 तक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा फिर 3rd यूनिट में आते हैं तो वहाँ पे शूद्रक की एक रचना है मृच्छकटिका, जिसको ट्रांसलेट किया गया M.M. रामचंद्र केल के द्वारा, इसको पढ़ने हैं। फिर यूनिट 4 में वाल्मीकि की रचना रामायणा में से आपको सिर्फ बालकांड के पोएम नंबर 1 to 19 तक आपको पढ़ने हैं। अगर आप इन सारी बुक्स को खरीद सकते हो तो खरीद लो, बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप बुक्स नहीं खरीद सकते तो क्लासेज में आपको उतनी कुछ खास ज़रूरतें बुक्स की पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जिस तरीके से सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कालिदास की जो ड्रामा है अभिज्ञान शकुंतलम, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये है क्या, और इसका जो प्रोलॉग है, सिर्फ प्रोलॉग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में। सबसे पहले तो थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो आपने कालिदास का नाम तो सुना ही होगा,
ये इंडिया के ग्रेटेस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब संस्कृत लैंग्वेज में जो सबसे महान ड्रामा लिखने वाले व्यक्ति हुए हैं वो कालिदास थे। इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 3 ड्रामा लिखे हैं। हालांकि इस बात पे संशय है कि इनका जीवन काल जो था वो कब से लेके कब तक था, लेकिन इनकी रचना में या कहें इनके ड्रामा या फिर पोएम्स में कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये राजा विक्रमादित्य के समय में लिखा करते थे और जो राजा विक्रमादित्य थे इनके पैटर्न थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैटर्न आखिर होता कौन है और ये जो चीज़ है पैटर्नशिप ये क्या होती है। तो पहले क्या होता था कि किसी भी आर्टिस्ट को उसके आर्ट के लिए कोई एक व्यक्ति होता था जो उसे पैसे देता था। अब ऐसा नहीं था कि आर्ट को खरीदने के बदले उसे पैसे दिए जाते थे। मान लो आप आर्टिस्ट हो, आपने कोई आर्ट बनाया और वो आर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, फिर बदले में मैंने ऐसा कहा कि आप इसी तरीके से आर्ट बनाओ या फिर पोइट्री लिखो या फिर पेंटिंग्स बनाओ, मैं आपको 1 लाख रुपया हर 1 साल आपके जीवन यापन के लिए दूंगा। इस तरीके से पहले आर्टिस्ट अपने आर्ट के लिए या फिर अपने आर्ट के बदौलत जिंदा रहते थे। तो ठीक यही काम किया करते थे राजा विक्रमादित्य। किसके लिए? कालिदास के लिए। हालांकि ये सारी बातें 100% श्योर नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो राजा विक्रमादित्य थे वो कालिदास के पैटर्न हुआ करते थे। अब राजा विक्रमादित्य जो है उसका एक और नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कहें चंद्रगुप्त सेकंड के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब ये जो राजा थे ये गुप्त वंश के थे या फिर गुप्त डायनेस्टी के थे। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि जो गुप्त वंश था उनके दौरान जो शासनकाल चला था उसे गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। करीब 319 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक का जो शासन था उसे गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो 319 एडी से लेके 467 एडी तक, यानी कि आफ्टर डिकेड, जब से ईयर का काउंटिंग चालू हुआ तब से इस टाइम के बीच में गुप्त डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। और ये जो एज था इसे गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। गोल्डन एज इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस टाइम पे इंडिया काफ़ी समृद्ध हुआ करता था, यानी कि अपने आर्ट एंड कल्चर में, रुपया पैसों में, हर एक मामलों में ये समृद्ध हुआ करता था, काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो इस बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो था 380 से लेके 412 तक। और इसी बीच में कहीं कालिदास अपनी रचनाओं को लिख रहे थे या फिर कहें ड्रामा या पोएट्री को लिखते थे। कालिदास ने अपने जीवन काल में 3 नाटक लिखे थे। एक तो हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमें पढ़ना है, इसके अलावा एक था मालविकाग्नि मित्रम और एक और है विक्रमोर्वशीयम। इसके अलावा उनके कुछ महाकाव्य हैं जैसे कि रघुवंशम या फिर कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य है जैसे कि मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो इसमें से आपको सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कालिदास को महाकवि कालिदास कहकर भी संबोधित किया जाता है। अब जो ये ड्रामा है अभिज्ञान शाकुंतलम, आखिर इसका क्या अर्थ है? तो अगर हम लोग संस्कृत के इस शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द रिकग्निशन ऑफ शाकुंतला। रिकग्निशन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को पहचानना। तो शाकुंतला कोई एक व्यक्ति है, हालांकि नाम से पता चल रहा है कि ये कोई एक महिला है और उसे किसी ने पहचाना। वहीं पर अगर हम लोग संस्कृत के इस शब्द अभिज्ञान का अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका होता है रिकलेक्शन ऑफ रिमेम्बरेंस, यानी कि कोई एक चीज़ है जो कि आपकी स्मृति में है या फिर कहें यादाश्त में है या मेमोरीज में है जिसे आप भूल गए थे, फिर सडनली क्या होता है कि वो चीज़ आपको वापस से याद आ जाती है। यही है अभिज्ञान, यानी रिकलेक्शन ऑफ रिमेम्बरेंस। वो चीज़ जिसे आप भूल गए थे उसका आपको दोबारा से याद आ जाता है। तो इसके अनुसार अगर हम समझें तो ऐसा होगा कि कोई एक व्यक्ति है, उसने शकुंतला को भूल गया था और उसे वो चीज़ वापस से याद आ जाती है, यानी कि वो असल में नहीं भूला था बल्कि माइंड में था लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था, और जब वो चीज़ वापस से याद आ जाती है वही हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम। अब जो बुक है जो आपको पढ़नी है उसका टाइटल है द लूम ऑफ टाइम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होगा कि कालिदास कोई एक व्यक्ति है जो समय से परे है, यानी कि होता है ना ऐसा कि कोई एक व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी है, अक्सर हम ऐसा बोलते हैं कि वो उस टाइम में तो वैलिड थे, उनके जो विचार थे उस टाइम में वैलिड थे लेकिन अब वो वैलिड नहीं है।
तो ऐसा कालिदास के साथ या फिर जो दूसरे राइटर हैं जैसे कि शेक्सपियर के साथ ऐसा नहीं होता है। वो हर एक समय में वैलिड होते हैं, क्योंकि उनके विचार इतने ज़्यादा उस तरीके से लिखे जाते हैं या फिर पेश किए जाते हैं कि वो किसी भी समय में वैलिड होगा। ठीक उसी प्रकार से कालिदास हैं जो कि लूम ऑफ टाइम है, यानी कि समय से परे हैं। उनका जो विचार दिया गया है, उनके जो आइडियाज़ हैं वो हर एक समय में वैलिड होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अभी एक्सप्लेन करनी है, जिसे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग इस ड्रामा के टेक्स्ट की तरफ देखते हैं। ड्रामा में सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है प्रोलॉग। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमने 2 ट्रांसलेशन का यूज किया है। एक तो है द लूम ऑफ टाइम, जिसे आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन इस ट्रांसलेशन के अलावा एक और ट्रांसलेशन को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आप ये समझें कि एक ही वर्ड को कई जगहों पे ट्रांसलेट किया जाता है, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, और सबका इंटेंशन यही होता है कि अर्थ सेम रहे, मीनिंग सेम रहे, लेकिन उनके जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लूम ऑफ टाइम में जो आप ट्रांसलेशन देखोगे वो अलग होगा, और जो एक रैंडम ऑथर का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसका ट्रांसलेशन अलग है, हालांकि मीनिंग सेम होंगे। तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो है प्रोलॉग। प्रोलॉग आखिर क्या होता है? तो प्रोलॉग आखिर होता क्या है? अगर हम हिंदी में इसका अर्थ देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रस्तावना। तो प्रोलॉग या फिर प्रस्तावना का यूज किसी भी किताब के शुरू होने से पहले किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि आपको कुछ ऐसा बताना जिसे जान के आपको उस किताब को समझना आसान हो जाए, या फिर जो ऑडियंस है या दर्शक है उससे वो प्रोलॉग सुनकर या फिर वो प्रोलॉग पढ़कर उसके मन में एक उत्सुकता जागे कि वो पूरा किताब को पढ़ना चाहे या फिर पूरा ड्रामा को देखना चाहे। तो चलिए अभी हम लोग इस ड्रामा में देखते हैं कि आखिर प्रोलॉग में क्या है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हो टेक्स्ट, वो एक रैंडम सा ट्रांसलेशन है। रैंडम सा कहना गलत हो, बस इतना समझ लो कि किसी दूसरे ऑथर के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया है। जबकि राइट साइड में जो आप इमेज देख पा रहे हो उसमें जो टेक्स्ट है वो उस बुक का है जिसे आप लोगों को पढ़ना है। तो दोनों को मैं अभी बताऊंगा। तो बायां साइड में है 8 फॉर्म्स हैज शिवा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है। बेनेडिक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी को कुछ कहते हो आशीर्वाद के रूप में, वो होता है बेनेडिक्शन। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंसेज कहे जा रहे हैं ये किसी कैरेक्टर के द्वारा कहे जा रहे हैं। किसको? ऑडियंस को। चूँकि ड्रामा है तो ऐसा समझो कि स्टेज पे कोई एक व्यक्ति है जो कि बेनेडिक्शन दे रहा है, यानी कि आशीर्वाद दे रहा है। किसको? ऑडियंस को, इन सेंटेंसेज में। तो पहला सेंटेंस है 8 फॉर्म्स है शिवा। शिवा के 8 रूप हैं। लॉर्ड ऑफ ऑल एंड किंग, जो कि सभी का भगवान है और राजाओं का भी भगवान है। मैं जल्दी जल्दी में इसे कंप्लीट करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे अपलोड भी करने हैं, चूँकि लेट हो रहा है इसलिए। एंड दीज आर वाटर। तो वो जो 8 फॉर्म है शिवा के, जो 8 रूप हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है दीज आर वाटर, जो कि फर्स्ट क्रिएटेड थिंग है। दुनिया में सबसे पहले जो चीज़ बनाई गई थी वो है पानी। उन 8 रूपों में से सबसे पहला चीज़ क्या है? पानी है। एंड फायर विच स्पीड्स द सेक्रीफाइस बिगन। और दूसरा है आग। जब आग का यूज किया जाता है तब जाके जो सेक्रीफाइस है वो चालू होता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कोई भी जब हवन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो सबसे पहले आग जलाई जाती है। उसके बाद हो गया द प्रिस्ट। प्रिस्ट वो व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ करता है, हिंदी में समझ लो पंडित। एंड टाइम्स डिवाइडर्स, मून एंड सन। मून यानी चंद्रमा, सन यानी सूरज। समय को जो बांटता है, यानी दिन और रात कैसे बढ़ते हैं। अगर सूरज और चांद नहीं होता तो कब दिन होता, कब रात होता, सब एक समान होते। तो जो समय को बांटने वाला है सूरज और चांद, ये सब भी शिवा के रूप हैं। तो क्या क्या हुआ? पानी हुआ, आग हुआ, उसके बाद पंडित हुआ, और उसके बाद सूरज और चांद। द ऑल एम्ब्रेसिंग ईथर पाथ ऑफ साउंड। ईथर एक वर्ड है जो कि स्पेस के लिए यूज किया जाता है। अगर आप साइंस में जाओ तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एथर से रिलेटेड हैं। इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा अच्छे से। और एक और चीज़ होता है, जब आप स्पेस में जाओगे तो जो साउंड होता है वहाँ आप नहीं सुन सकते। साउंड डायरेक्टली ट्रैवल कर जाती है उसके थ्रू, वो आप वहाँ पे नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। और साउंड जो होता है वो ट्रैवल करता है मॉलिक्यूल्स के थ्रू। चूँकि वहाँ पे हवा नहीं होता है इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता।
फिर जो अगला है वो है द अर्थ वेयर इन ऑल सीड्स ऑफ लाइफ आर फाउंड। पृथ्वी जो है वहाँ पे जितने भी बीज हैं जीवन के वो सब वहाँ पे मिलते हैं। देखो जो दूसरे ग्रह हैं जैसे कि मंगल हो गए या फिर जो भी इंग्लिश में बोल लो मार्स, सैटर्न, नेपच्यून जो भी हैं, वहाँ पे अभी तक जीवन नहीं मिला है। तो जीवन कहाँ पे है? सिर्फ पृथ्वी पे है, जहाँ पे हर एक सीड यानी कि हर एक बीज यहाँ पे जन्म लेती है यहाँ पे या फिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड एयर द ब्रेथ ऑफ लाइफ में ही ड्रॉ नियर। और जो दूसरा रूप है वो है हवा, जो कि हम लोग सांस लेते हैं। फिर आगे की लाइन में कहते हैं मे ही ड्रॉ नियर रिवील्ड इन दीज एंड ब्लेस दोज गैदर्ड हेयर। फिर कहते हैं कि ये जो 8 फॉर्म्स हैं इसी में शिवा कहीं ना कहीं बसते हैं और वो ब्लेस करें यानी कि आशीर्वाद दे, कल्याण करें उन लोगों का जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, यानी कि ड्रामा देखने जो भी लोग आए हैं उन सबों का वो कल्याण करें इन 8 रूपों में। अब हम लोग थोड़ा सा ओरिजिनल टेक्स्ट देख लेते हैं इस बुक का। दैट फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया गया है कि कौन सा चीज़, बट बताया जा रहा है दैट फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। नीचे में बताया गया कि ये वाटर है। दुनिया में जो सबसे पहले चीज़ बनाई गई वो क्या है? पानी है। दैट बियरर ऑफ ऑब्लेशंस ऑफर्ड विथ हॉली राइट्स, जो हम ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं वो किस चीज़ के रूप में होता है? सबसे पहले तो वो आग के रूप में होता है। जब हम कोई भी होली राइट्स कर रहे होते हैं, कोई भी पवित्र चीज़ कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो होता है वो आग होता है। दैट वन हु अटर्स द होली चैंट्स, वो व्यक्ति जो मंत्रों जाप करता है वो कौन होता है? वो पंडित होता है। दोज टू दैट ऑर्डर टाइम, और वो चीज़ जो टाइम को निश्चित करता है। दैट विच एक्सटेंड्स, और वो 2 चीज़ क्या है? जैसा कि इधर पढ़ के पता चल रहा है मून है और सन है। फिर आते हैं वर्ल्ड प्रिवेडिंग इन विच साउंड फ्लोज इम्पिंजिंग ऑन द ईयर। तो ये क्या हो गया? ये हुआ स्पेस, जहाँ पे आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, आप किसी भी साउंड को आप सुन नहीं सकते। दैट विच इज प्रोक्लेम्ड द यूनिवर्सल वोम्ब ऑफ सीड्स, अब जो गर्भ होता है बीजों का वो क्या है? धरती है। दैट विच फिल्स ऑल फॉर्म्स दैट ब्रीथ विद द ब्रेथ ऑफ लाइफ, और सभी चीज़ों को जीवन कौन देता है? हवा देता है। मे द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हु स्टैंड्स रिवील्ड इन दीज 8 फॉर्म्स परसेप्टिबल प्रिजर्व यू, और वो जो सबसे महान ईश्वर हैं, जो सबसे ऊंचे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो इन 8 रूपों में खुद को बांटे हुए हैं या इन 8 रूप में दुनिया में हैं, कायम हैं। वो आपको इन रूपों के वजह से या इन 8 फॉर्म्स के थ्रू वो आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपका कल्याण करें। ये सारी लाइंस किसको कहा जाता है? आफ्टर द बेनिडिक्शन इंटर द डायरेक्टर। ये बेनिडिक्शन के रूप में यानी कि ऑडियंस जो है उनके उसको आशीर्वाद के रूप में ये लाइंस कही जा रही हैं। फिर वहाँ पे ये जो लाइन से आशीर्वाद दे देने के बाद वहाँ पे स्टेज पे डायरेक्टर इंटर करता है। चूँकि टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको रखूँगा। द स्टेज डायरेक्टर इनफ ऑफ दिस, वहाँ पे स्टेज डायरेक्टर आता है जो कि पूरे उस स्टेज को, या फिर जैसे मूवी में डायरेक्टर होता है वैसे ही ड्रामा में भी डायरेक्टर होता है, या फिर बोलो लो ड्रामेटिस्ट होता है जो पूरे स्टेज को या फिर पूरे जो भी वहाँ पे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं सबको वो कंट्रोल करता है, गाइड करता है। वो स्टेज पे आता है और कहता है इनफ ऑफ दिस। ड्रेसिंग रूम से ये जो आवाज़ आ रही थी बेनिडिक्शन की उसको वो रोकता है, बोलता है कि बहुत हुआ ये सब, मैडम इफ़ यू आर रेडी प्रे कम हेयर। अगर आप लोगों का ये सब हो गया है, अगर आप लोग तैयार हो गए हो, ड्रेसेस वगैरह जो भी यूनिफॉर्म पहनने होते हैं सीन के अकॉर्डिंग, अगर आप लोगों ने वो सब पहन लिया है तो यहाँ आओ, यानी स्टेज पे आओ। फिर आती है इंटर एन एक्ट्रेस, वहाँ पे एक एक्ट्रेस आती है, एक हीरोइन आती है जिसे परफॉर्म करना है। एक्ट्रेस कहती है हेयर आई एम सर, व्हाट आई एम आई टू डू। एक्ट्रेस कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ सर, मुझे क्या करना है। डायरेक्टर कहता है आवर ऑडियंस इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग एंड वी आर टू ऑफर देम अ न्यू प्ले कॉल्ड शकुंतला एंड द रिंग ऑफ रिकॉग्निशन। डायरेक्टर कहता है कि हमारा जो ऑडियंस है वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिंग है। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, जो काफ़ी समझदार हो और किसी भी चीज़ को सही तरीके से जज कर पाए। तो वहाँ का जो ऑडियंस है वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिंग है, अर्थात काफ़ी समझदार है, काफ़ी अच्छे टेस्ट वाला है। इसलिए हम लोगों उनको आज एक प्ले दिखाएंगे। उस प्ले का नाम है शकुंतला एंड द रिंग ऑफ रिकॉग्निशन। ये इंग्लिश नाम है सेम उसी प्ले का जिसका हिंदी में है अभिज्ञान शकुंतलम, रिटन बाय द फेमस कालिदास, जिसे लिखा गया है कालिदास के द्वारा। एवरी मेंबर ऑफ द कास्ट मस्ट बी ऑन हिज मेटल।
और हर एक व्यक्ति जो भी इस प्ले को परफॉर्म कर रहा है, जो भी आज परफॉर्म करेगा, उसे अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा रखना होगा, बहुत ही सूटेबल तरीके से पेश करना होगा। एक्ट्रेस कहती है योर अरेंजमेंट्स आर परफेक्ट। आपके जो भी निर्देश हैं, जो भी आप लोगों ने, वो डायरेक्टर को कहती है कि जो भी आपके निर्देश हैं, जो भी आपने हम लोगों को गाइड किया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं होगा। डायरेक्टर स्माइल करता है और कहता है टू टेल द ट्रूथ मैडम अंटिल द वाइज आर सेटिस्फाइड आई कैन नॉट फील दैट अ स्किल इज सोन। डायरेक्टर कहता है कि सच बताऊं अगर, तो हकीकत बात यह है कि जब तक बुद्धिमान व्यक्ति आपके सब काम से संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आपका काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं की गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे ड्रामा देख के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो वाइज लोग हैं, वो सेटिस्फाइड हों। द बेस्ट ट्रेंड माइंड रिक्वायर्स सपोर्ट एंड डज नॉट ट्रस्ट इटसेल्फ अलोन। और जो भी बेस्ट ट्रेंड व्यक्ति है, जो खुद को बहुत ही अच्छा समझते हैं, जैसे डायरेक्टर अपने लिए बोल रहा है कि हो सकता है कि मैं काफ़ी अच्छा होऊंगा डायरेक्शन में, लोगों को गाइड करने में, लेकिन मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आखिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो डायरेक्टर है ये काफ़ी अच्छा है, जब तक मेरे जो दूसरे एक्टर्स हैं, जो भी एक्टर्स हैं, वो अगर सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं एक अच्छा डायरेक्टर हूँ। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो दूसरे लोग हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें, और इसलिए सिर्फ मेरा अच्छा होना इनफ नहीं है। एक्ट्रेस कहती है ट्रू, व्हाट शैल वी डू फर्स्ट। एक्ट्रेस कहती है कि आप सही बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। डायरेक्टर फर्स्ट यू मस्ट सिंग समथिंग टू प्लीज द ईयर्स ऑफ द ऑडियंस। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि सबसे पहले तुम एक गाना सुनाओ जो कि हमारे जो ऑडियंस है, जो भी हमारे दर्शक हैं, अब वो सारे लोग अभिभूत हो जाएं, उनको थोड़ा सा अच्छा लगे ये गाना सुन के। फिर उसके बाद हम लोग प्ले की तरफ बढ़ेंगे। एक्ट्रेस पूछती है व्हाट सीजन ऑफ द ईयर शैल आई सिंग अबाउट। एक्ट्रेस पूछती है कि साल के किस मौसम के बारे में मुझे गाना गाना चाहिए। डायरेक्टर कहते हैं क्यों, सिंग अबाउट द प्लेजेंट समर विच हैज जस्ट बिगन। कहते हैं कि तुम गर्मी के बारे में सुनाओ जो कि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। फॉर एट दिस टाइम ऑफ ईयर, जो कि अभी चालू हुआ है। इसके बाद फिर एक्ट्रेस वो गाना गाना चालू करती है। फिर डायरेक्टर कहते हैं वेल डन, द होल थिएटर इज कैप्टिवेटेड बाय योर सॉन्ग। फिर आगे होता यह है कि डायरेक्टर उस गाने को सुनने में इतना ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कौन सा प्ले को परफॉर्म करना था। फिर एक्ट्रेस उन्हें याद दिलाती है कि ये अभिज्ञान शकुंतलम को परफॉर्म करना था। फिर वो वापस से उनको याद आता है और फिर वो तारीफ़ करते हैं इसके गाने की। इस तरीके से प्ले को फिर स्टार्ट किया जाता है। इस चीज़ को जो भी मैं अभी यहाँ पे छोड़ा हूँ, जहाँ से इस सॉन्ग से जो वो लड़की गाती है, जो वो एक्ट्रेस गाती है, इसको हम लोग वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे कल। चूँकि अभी लेट काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ। बाकी अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करो, और वैसे लोग जो कि अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हैं और करना चाहते हैं, तो ये रहा आपके लिए व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज करो, आई विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। ओके, थैंक यू।